नमस्कार दोस्तों, भारतीयत्व चैनल के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं क्षितिज। भारतीयत्व चैनल जो एक कोशिश है भारतीयत्व को समझने की, भारतीयत्व को परिभाषित करने की, हमारे देश से जुड़े, हमारे देश की जनता से जुड़े विषयों पर चर्चा करने की, उन विषयों को अच्छे से समझने की। दोस्तों, इस चर्चा आज का हमारा चर्चा का विषय है महिला आरक्षण बिल 2023। भारत सरकार ने अभी एक स्पेशल सेशन बुलाकर इस बिल को आपको पता है कि इस बिल को लागू किया है या लागू करने की बात की है, बिल को रखा है। वो लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा से भी पारित होगा। तो इस बिल को लेकर हम चर्चा करने के लिए आज आए हैं और हमारे साथ में बहुत जाना-माना पैनल है। इस विषय पे काम करने वाले लोगों का हमारे साथ में पैनल है। मैं उनका शॉर्ट में एक परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ में हैं आरएससीडी के संचालक भीम राजकर सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जो साथ ही महिला राजसत्ता आंदोलन इस नाम से एक आंदोलन पिछले 2 दशकों से लगभग महाराष्ट्र में और कई राज्यों में भारत के चलता है, जिसमें महिलाओं की शासन में भागीदारी, पंचायत राज में भागीदारी उसको लेकर महिलाओं के साथ में लेकर अ, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करना, उन्हें साथ में लाना इसके लिए ये सब काम वो करते रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में है महिला रक्षाता आंदोलन से ही मालतीताई सांगणे जी। नमस्कार सांगणे जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ नमस्कार, मालतीताई। और हमारे साथ में नमस्कार। कविता जी है, डॉक्टर कविता वारे जी, जो खुद नमस्ते। सरपंच हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं उनके परिचय से कि वो ठाणे जिले में एक गाँव की सरपंच हैं, डॉक्टर कविता वारे जी। तो कविता मैम आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो अभी बिल पारित हुआ, उसको लेकर हमको पता है कि वो पूरी तरह से पारित नहीं हुआ, कभी बाद में होने वाला है। तो आप पहले से एक महिला है और महिला के तौर पे आप इस तरह से एक ग्राम पंचायत में काम भी करती हैं, एक सरपंच है गाँव की। तो आपको इस बिल के बारे में क्या लगा? वो बिल जो उसका स्वरूप है, उसको लेकर क्या लगा? और उस ये जो अब अभी पारित होने वाला है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? कविता। अ, एक तो हम जिस बिल के बारे में बात कर रहे हैं, वो बिल अभी लागू 2024 में लागू नहीं हुआ। जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी शासन है, उन्होंने जिस तरीके से ये बिल लाके महिलाओं का वोटिंग हमें मिलना चाहिए या उसके साथ खेलना चाहिए, तो उसमें जो उन्होंने 2 चीज़ें इंक्लूड की है, एक तो सेंसस है और दूसरा है सीमांकन। तो उसके बारे में क्लियर घटनात्मक इसमें संविधान में लिखा है कि 2022 में 2002 में जो एक प्रक्रिया हुई थी, उसमें सीमांकन के बारे में कहा गया था कि 2026 तक सीमांकन मतलब नई सेंसस जब तक नहीं होगी, तब तक 2 का जो सेंसस है, वो पुनर्रचना जो है, वो कायदा कहता है, एक्ट कहता है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये जो उन्होंने उसमें जाचक अटिया लगाई है या जो बात कही है जनगणना के बारे में, तो वो किस तरीके से इस बिल से कुछ भी मतलब नहीं रखते। मतलब आप तो एक तो महिलाओं का वोटिंग खींचने के लिए बात करते हो, जब आपको महिला सम्मान की बात करते हो, ये बिल लाके मोदी शासन व्यवस्था ने बहुत बड़ी चीज़ की है, जो इतने सालों से 26 सालों से प्रलंबित बिल था, वो मोदी शासन ने लाया और वही प्रोपेगेंडा बीजेपी शासन चला रही है कि ये बिल हम लोगों ने लाया और पारित भी किया। बट वो पारित कब होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, उसके बारे में हमारे हमारे दिमाग में सबके महिलाओं के दिमाग में सबके सवाल है। जो जन आंदोलन में काम करने वाली महिला है, उनके दिमाग में सवाल है कि ये 2 चीज़ें आप जब कर नहीं सकते, तो ये बिल लाने का मतलब क्या था? और अभी 2024 में आप जब लागू कर सकते हो, तो उसको आगे खींचने की जो आपने डिमांड्स रखी है उस बिल में, तो वो 2 डिमांड्स आप खारिज क्यों नहीं कर देते? जैसे कि सेंसस और दूसरा है सीमांकन। इस बारे में हम भी मतलब मैं जिस यहाँ से मतलब मैं जिस स्टूडेंट मूवमेंट से आती हूँ, तो इतने सालों से हम लोग एक्टिविस्ट हैं। हम लोग जब पॉलिटिकली एक्टिव होने की कोशिश करते हैं या प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आरक्षण एक ज़रिया बनता है हमें आगे लेके जाने के लिए, जो ज़रिया हमें बहुत ताकत देता है
महिलाओं के सवाल सही तरीके से संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में रखने के लिए हमें ये बिल ताकत देगा आने वाले समय में। तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ें अगर नहीं होगी, 2024 से ये बिल लागू होगा, तो हमें लगता है कि मोदी शासन ने सही तरीके से महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं का सम्मान किया। आप महिलाओं का सम्मान करना चाहते थे, तो जो यहाँ पे हम कहते हैं मणिपुर में जो घटनाएँ घड़ी, जब महिला प्लेयर्स जो है हमारे, वो दिल्ली में इतने सालों तक बैठी थी, तब आप महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते थे, तो ये चीज़ें छुपाने के लिए ये बिल मतलब लाने की कोशिश। मालती ताई जी, अब मैं आपके पास आऊँगा। वही आपसे भी वही सवाल है कि ये जो महिला आरक्षण बिल अभी पारित हुआ है या पारित होने वाला है, वो लाया गया सदन, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है? और जो महिलाओं के साथ आप काम करते हैं, तो महिलाओं का उसको लेकर क्या विचार है? उनको कैसे लगता है? या तो महिला आरक्षण का बिल लाया गया है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम राह ही देख रहे थे, बहुत दिन से राह देख रहे थे कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए और उसे पारित किया जाए। लेकिन अभी जो संभ्रम उसमें है, जैसे कि हमारे संविधान ने बताया कि 10 साल के बाद जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जनगणना होने के बाद में अगर ये बिल लागू होने वाला है, तो इतनी जल्दी ये बिल लाने का मतलब क्या था? ये पहला पॉइंट है। दूसरा दूसरा का इस बिल के ऊपर, ये बिल हम लाने वाले हैं, इसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हुई। एकदम से बिल लाया गया और उसको पारित किया गया। तो ये जो है वो संभ्रम डालने वाली बात है, या 2024 का चुनाव सामने रख के इसको लाया गया, या सही में महिला आरक्षण देने के लिए लोग तैयार है, या उसमें भी एक ये डाल दिया है कि उसमें ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं है, या तो इसमें एससी एसटी के लिए तो पहले ही आरक्षण था, उसका मतदार संघ आरक्षित था, लेकिन अभी ओबीसी की जो महिलाएं है, तो ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। तो ये भी बात समझ में नहीं आती है। तो आरक्षण देना है तो फिर जैसे स्थानिक स्वराज्य संस्था में आरक्षण दिया है, तो उस तरीके से दिया जाना चाहिए था। तो ये संभ्रम मुझे बहुत लगता है, और गांव के लेवल पर अगर देखा जाए तो वो भी बात सामने आती है। तो ये आरक्षण बिल अभी आया है, लेकिन वो कब हमारे हाथ में आएगा, हम इसका फायदा कब उठा सकेंगे? जैसे कि हमारे घर के सामने तो एक 4 व्हीलर खड़ी है, लेकिन सिर्फ हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हम उसमें ना सफर कर सकते, ना बैठ सकते, ना उसका उपयोग कर सकते। ऐसा ही मुझे लगता है। दोनों महिला नेताओं ने एक बात रखी कि आरक्षण बिल लाया गया है, पर वो कभी आगे आने वाला है भविष्य में, साथ में उसके साथ कुछ कंडीशन रखी गई है। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कैसे लाया जाएगा, क्या स्वरूप होगा, ये भी और मिलेगा भी कि नहीं, या केवल बस एक चुनाव जीतने के लिए ये इस तरह का जुमला फेंका गया है सरकार की तरफ से। तो भीम रास्कर सर, आप भी क्या सोचते हैं इस विषय पे? और उसके साथ और कुछ आप एडिशनल बात जोड़ना चाहें? इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो है ये है कि 9 साल के लिए ये बिल क्यों रोका गया था? तो ये बात सीधी आती है कि सारे मतलब जितना भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हकदार हैं, सारे पार्टी के, इनका विरोध था। तो सबसे पहली बात ये सामने आती है कि तुरंत कितने दिनों में, मतलब 9 साल होने के बाद एक हफ्ते में इस तरीके से बिल का अनाउंसमेंट हुआ, बिल पारित होने वाला है। और आपको सही बात मैं कहूं, जैसे मालती ताई ने कहा, कविता जी ने कहा कि ये बिल आने वाला है, इसका इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ कि चलिए 9 साल के बाद क्यों नहीं उसका नाम बदल के नारी शक्ति वंदन वगैरह अलग-अलग नाम उसको दे दिए। लेकिन इसके लिए 9 साल क्यों लगे, ये पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी एमपी के साथ हम लोग बात कर रहे थे, अलग-अलग तरीके से लॉबिंग कर रहे थे, इसका कारण एक ही था कि जो महिलाएं, आज हमारा स्लोगन है महिला राज सत्ता आंदोलन का, वोट हमारा राज हमारा। और ये महिलाएं कुल मिलाकर पूरे भारत देश में आरक्षित होने के बावजूद काम जो कर रही है, इसमें सबसे ज्यादा क्षितिज भाई महिलाएं आती है और फिर से लौट के अपने किचन में जाती है, खेती में जाती है। और इसका कारण यही था कि इनको आगे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, कोई बचा ही नहीं था।
और इसके लिए हम लोगों को बहुत आनंद हुआ कि 22-23 साल काम करने के बावजूद जो महिलाएं इस तरीके से राजनीति में आई है, उनके लिए कोई रास्ता मिलने वाला है। हम लोग तो प्लान कर रहे थे कि हर एक जिले में इसका किस तरीके से ये मनाया जाए, हर्ष उल्लास से किस तरीके से मनाया जाए, इतनी खुशी थी। लेकिन जब सुबह उठे तो पता चला कि इसमें बहुत सारे अनबन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तब ध्यान में आ रहा जिस तरीके से मालती जी ने कहा, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा डिसीजन जो है, ये पब्लिक सेंटर्ड या वुमेन सेंटर्ड नहीं है, महिला केंद्रीय नहीं है। ये कंप्लीटली पार्टी सेंटर्ड है, इलेक्शन सेंटर्ड है। जो 2024 में होने वाला है, उसमें कुछ तो बातें ऐसी हैं कि ऐसे लग रहा है, थोड़ी बातें ढल रही है, थोड़ा-सा शक भी खुद को हो रहा है पार्टी को, इसलिए ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पहली बात इसमें ये है कि 9 साल जो नहीं हुआ, इसका कारण मेरा मानना ये है कि जो शक्तियाँ आज राज कर रही है, मैं हमेशा इन लोगों को पूछता हूँ कि क्या आप समानता मानते हैं? इसका जवाब ठीक से नहीं आता है। आप समानता बाजू में छोड़िए, महिला-पुरुष समानता मानते हैं? इसका जवाब भी ठीक से नहीं आता है। तो इसका मूल रूप से मुद्दा वहीं पर जाता है कि केवल इलेक्शन ओरिएंटेड जो बार-बार कहा जाता है कि हम लोग ये केवल इलेक्शन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सोचने वाली बात है, महिलाओं में जाने वाली बात है, हम लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो आनंद हुआ और तुरंत उसके बाद एक पब्लिक में महिलाओं में जो ये बात सामने आई कि इसका तो पता नहीं उपयोग कब शुरू होगा और उसमें जो कंडीशन डाले गए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा जुमला है और इसके बारे में भी हम लोगों को ये बोल के रुकना नहीं होगा। हम लोगों को ये जुमले के बारे में लोगों में जाकर, महिलाओं में जाकर इसकी जागरूकता लानी पड़ेगी। सभी के मन में एक सवाल है इस आरक्षण बिल को लेकर और जो महत्वपूर्ण सवाल है कि ये भी रहा कि अगर बिल लाना ही था, सरकार की ये मंशा ही थी तो 9 साल क्यों लग गए? क्योंकि हमें पता है जो सरकार हमारी भाजपा की चल रही है, वो 2014 से देश में चल रही है और अभी यानी आखिरी साल अभी लगभग चल रहा है सरकार का। 9 साल होने के बाद ये बिल लाया गया, तो ये भी एक मुद्दा है। इसमें और एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि अब तक जो पंचायती राज में महिलाओं को लेकर आरक्षण है, तो उसको लेकर आपके क्या अनुभव है? उसको लेकर जैसे अब कविता जी के पास मैं फिर से जाऊँगा, तो उसको लेकर आपके क्या निरीक्षण रहे हैं अब तक? जैसे हम सुनते आए हैं या फ़िल्मों में या बाकी चर्चाओं में भी सुनते आए हैं कि वो सरपंच पति होता था, कि जी हाँ। जो पहले पुरुष सरपंच होता था, उसकी पत्नी को वो जिता कर लाता था। पर हमने ये भी सुना कि बाद में ये सारी चीज़ें बदलती गई, अब ऐसा नहीं रहा। और जब भी कोई वीकर सेक्शन होगा, उसे जब पहली बार इस तरह से आरक्षण के द्वारा मौका मिलेगा, भागीदारी मिलेगी, तो शुरू में तो ऐसे ही होगा कि शायद सिम्बॉलिक ही वो होगा। पर बाद में वो इंसान क्योंकि सिम्बॉल में भी ताकत होती है और आखिर नाम तो उसका होता है, तो फिर चीज़ें बदलती भी हैं। तो अभी 1993 में ये हुआ था, 1993 से पंचायती राज में महिला आरक्षण रहा है। तो उसको लेकर आपके निरीक्षण क्या हैं? तीनों से मैं पूछना चाहूँगा, शुरू करते हैं डॉक्टर कविता जी से। पहले तो जी, हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि 73rd 74 अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में आज की जो तादाद है, मतलब जो आंकड़ा है कि 25,000 महिला पॉलिटिकली एक्टिव जो है लीडरशिप में, उनको हम देखते हैं। उसके बाद 17 जिला परिषद सदस्य जो है, वो महाराष्ट्र में काम करती है। उसके बाद 170 जो महिलाएँ हैं, वो पंचायत समिति के अध्यक्ष करके काम कर रही है। और 14,000 सरपंच टोटल महाराष्ट्र में काम कर रही है। तो मतलब महाराष्ट्र का ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं, ये बहुत कम नहीं है। आप जब पॉलिटिकली वोटिंग बैंक सिक्योर करना चाहते हो इस बिल को लेके, तो स्थानिक स्वराज्य संस्था में 73rd 74th अमेंडमेंट का आज जो इम्पैक्ट रहा है, जो महिला मैं जिस ग्राम पंचायत में काम करती हूँ, वो पेसा ग्राम पंचायत है। आज वो महिला मेरे साथ जब एज़ अ सदस्य करके बैठती है, तो एक टाइम पे वो सरपंच करके बैठती थी वहाँ पे, बट वो नीचे बैठती थी। आज वो मेरे साथ में कुर्सी के चेयर की चेयर लगा के बैठती है, तो ये बदलाव है मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल बदलाव मैंने खुद ने यहाँ पे ग्राम पंचायत में देखा है। उसके बाद जो पति था हस्बैंड मतलब हम कहते हैं कि पति ने ग्राम पंचायत चलवाया, पंचायत समिति चलवाया, भाई ने भी चलवाया और पिता ने भी चलवाया। मतलब ये पुरुष सत्ताक व्यवस्था में कोई भी चीज़ इतनी सरल तरीके से नहीं हुई है।
तो पॉलिटिकली महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने हाँ, ये आरक्षण एक ज़रिया रहा है कि महिलाओं को आगे लेके गया, बट आज महिला खुद के डिसीजंस खुद ले रही है। शौचालय के मुद्दे हो, सैनिटरी नैपकिन के मुद्दे हो, ये पंचायत समिति में डिस्कस कर रही है। ग्राम पंचायत के राशनिंग के मुद्दे हो, वो पंचायत समिति में, जिला परिषद में डिस्कस करिए। तो ये बदलाव बेसिकली हम कहते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं मिला है, उनको कुछ मिलते हुए वो आगे जा रही है। तो ये बिल्कुल हम कहते हैं कि 100% बदलाव का ज़रिया बनेगा, ये आने वाला बिल जो है। बट पंचायत समिति में जैसे कि महिला राज सत्ता आंदोलन में बहुत सारी जगह पे महाराष्ट्र में और ऐसे जिले हैं जहाँ पे महिला राज सत्ता आंदोलन का काम रहा है। वहाँ की महिलाओं को जो खुद से लीडरशिप में आगे लाए जाने का जो काम है वह महिला राज सत्ता आंदोलन में किया है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हीं महिलाओं का सम्मान किया है जो लीडरशिप में आगे आके काम कर रही है। जुन्नर जैसे तालुका में बहुत सारी महिला राज सत्ता आंदोलन की काम करती है, उनका भी सम्मान हुआ है, उनको भी पारितोषिक मिला है, उस ग्राम पंचायत में महिला खुद से काम कर रही है। तो ये पॉजिटिव चीज़ हम कह सकते हैं। मालती ताई जी, आपके तरफ आऊँगा कि एक कविता जी ने कहा कि किस तरह से बदलाव हुआ, किस तरह से अब महिलाएँ खुद से ये सारी चीज़ें कर रही है अच्छे से। इसके अलावा एक मुद्दा उन्होंने बोला शुरू भी किया कि जो मुद्दे महिलाएँ उठाती हैं, जिनको हम वो महत्व देती है, वो ज़्यादा अलग होता है। कि वही अगर सरपंच अगर पुरुष होगा, तो वो कौन-सी मुद्दों को महत्व देगा और महिलाएँ जब सरपंच होती है, तो वो अलग मुद्दों को उठाती है। तो उसको लेकर भी आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, मालती ताई? यस, भीम रासकर सर, यही सवाल मैं आपको बोलता हूँ। आप शुरू करें। तो एक बात तो बहुत सही है कि आप पूरे देश में घूमेंगे 3 करोड़ महिलाएं चुनकर आई है और इतनी बड़ी तादाद में जब महिलाएं राजनीति में आती है, पंचायत में जाके बैठती है, मीटिंग में जाती है, तो एक जिसको प्रेजेंस कहते हैं, फिजिकल प्रेजेंस दिखाई देती है महिलाएं पंचायत में। मेरे गांव में कभी भी मैं जब छोटा था, थोड़ा बड़ा हो गया, महिलाएं पंचायत में जा रही है ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। दूसरी बात ये होना शुरू हो गया है कि सरपंच पति के नाम से बहुत बदनाम किया जाता है। मेरे ख्याल से ये भी एक रणनीति बन रही है कि सरपंच पति ये कहकर महिलाओं को उस तरीके से निराश किया जाए, नाराज किया जाए और ये कहा जाए कि आप तो काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से कोई भी इंसान इस तरीके से अगर बात करता है, उनको बोला कि यहाँ पर आपके सामने एक बहुत अच्छा घोड़ा लाके देंगे और उस पे बैठो और रपेट लगाओ, तो ये नहीं होगा। मुझे लगता है ये दोनों चीजें जो है कि महिलाओं को एक मैजिशियन की तरफ से देखना कि आपको आरक्षण दिया है ना, चलिए जादू करके दिखाइए। मुझे लगता है ये अप्रोच भी गलत है। तीसरी बात मुझे डेफिनेटली लग रही है कि महिलाओं के तौर पर जब हम जाके देखते हैं तो गांव-गांव में जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन गांव-गांव में जो पैट्रियार्की जिस तरीके से थी, पितृसत्ताक पकड़ जो थी, ये इसका और महिला राजनीति में आने का बिल्कुल संबंध है। आप परिवार के लेवल पर देखेंगे तो परिवार में ये बदलाव आए हैं कि जिनके घर से महिलाएं पंच बनी है, सरपंच बनी है, कुछ सीख के बाहर से आती है, ये मूल्य वो अपने परिवार में लेके जा रही है। जाति के बारे में मतलब आज की राज्य व्यवस्था जिस तरीके से चल रही है, इसमें भी जाति के बारे में महिला खुलेआम बोलती है कि समानता चाहिए, ये जाति व्यवस्था इस तरीके से कम होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, जाति का अंत होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सबसे और एक बात इंपॉर्टेंट है कि गांव में जब महिला जाती है, राजनीति करती है, तो सबसे आखिर वाला आदमी कौन है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके दुख दर्द क्या है, इसके बारे में महिलाएं बहुत बातचीत करती है और वो अपने एजेंडे पे पहला आना चाहिए, इसकी वो कोशिश करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है समझना कि रणनीति क्या है और सारी वो पैट्रियार्की पितृसत्ता पर वहीं से आ जाती है कि महिलाएं और आगे ना बढ़े। आप मुझे सिंपल बताइए कि पार्टी में भी महिलाओं को कितना मौका दिया जा रहा है? पार्टी के हम लोग बार-बार उनके साथ मिलते हैं, लेकिन आज भी पार्टी की महिला नीति आज तक बनी नहीं है। उनकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनी है। तो मुझे लगता है एक सीधी बात ये है कि ज्यादातर पुरुष जो राजनीति में है, वो पुरुष सत्ता और पुरुषी विचार से घिरे हुए हैं, इसलिए ये बातें करते रहते हैं। और बिल्कुल सिंपल बात है, हम लोग महिलाओं को वीआईपी कहते हैं कि जो वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, ये
पंचायत में वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बुक लिखा गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम ये महिलाएं कर रही हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि जो इश्यूज है, सवाल है, उसमें जो इश्यूज महिलाओं को दिखाई दे रहे हैं, ये पुरुषों को कभी दिखाई नहीं दिए थे। शिक्षा का मुद्दा है, आरोग्य का मुद्दा है, शराब का मुद्दा है, ये महिलाएं सामने लेके आई है। मुझे लगता है ये सारे मुद्दे बहुत सही है, रोजाना जिंदगी के है। और आखिर का मुद्दा मैं कहूंगा कि महिलाएं जब राजनीति में आई, तो जहां पर आप देखेंगे पैसे का मुद्दा आता है, फंक्शनरी जो लोग काम करते हैं, इनके साथ डील करने का जो तरीका है, उसमें बहुत फर्क आया है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि करप्शन कम हो गया, महिलाएं करप्ट नहीं है, ये जेंडर बायस नहीं हूं, लेकिन एक मुद्दा बिल्कुल सही है कि महिलाएं जब से राजनीति में आई हैं, पंचायत व्यवस्था में जो बदलाव होने की कोशिश हो रही है, वो बहुत बढ़िया है और इसीलिए ये आरक्षण बहुत जरूरी है, जो कि उनके लिए एक अगला स्टेप था। तो यही सवाल लेकर मैं मालती जी की तरफ भी आऊँगा कि जो पंचायती राज में 1993 से 93 से महिलाओं का एक सहभाग रहा है, तो उसको लेकर आपके क्या अनुभव है, आपके क्या निरीक्षण हैं? मालती। स्थानिक स्वराज्य संस्था में जब 50% आरक्षण आया, 33% शुरू में, अब और 2012 के बाद में 50%, तो महिलाओं को मौका मिला, सही तरह से बोला जाए तो। और जैसे मैंने बोला, इश्यूज भी बदले और उनका व्यवहार भी बदला है। अब महिलाएं अगर कौन से भी कार्यालय में आप जाते हैं, तो महिलाओं की संख्या अपने खुद के काम हो या गांव के काम हो, तो उसमें बढ़ रही है। नहीं तो सरकारी कार्यालय में अगर जाते थे, तो महिलाएं नहीं दिखती थी, सिर्फ पुरुष दिखते थे। चाहे वो गांव का काम हो या घर का हो, परिवार का काम हो, अब महिलाएं ज्यादा आगे आ रही है, या राशन कार्ड निकालना हो या कुछ दाखला लेना हो, तो ये उस काम का प्रभाव है, ऐसा मुझे लगता है। अब जो महिलाएं जो राजनीति में 50% है स्थानिक स्वराज्य संस्था में, तो वो बहुत संघर्ष करके, क्योंकि गांव का जो पॉलिटिक्स है उसको संभाल के तो गांव के इश्यू के ऊपर काम कर रही है। दूसरी मुझे बात ये कहनी है कि गाँव महिलाओं को आरक्षण मिला, तब उसके ऊपर बंधन भी डाले गए। जैसे कि दो अपत्य अगर होंगे तो उसका कानून आ गया। तो दो अगर बच्चे कितने होने चाहिए, ये तो उसके हाथ में कितना है, ये हमें सोचने की जरूरत है। तो वो कानून आ गया, इसके लिए बंधन आ गए। दूसरा, महिला आरक्षण आने के बाद ही ये सब आए, तो पहले क्यों नहीं है? महिला आने के बाद ही क्यों है? तो ये भी एक क्या रुकावट के जैसा जो है लगता है। तो आगे जाके हम अगर इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो हम संस्था संगठन के हम जो काम कर रहे हैं, हमें ये भी दिख रहा है, परिवार का हस्तक्षेप जो है निश्चित है। तो परिवार का हस्तक्षेप अगर आगे जाके जो महिलाएं आने वाली है, या ऊपर के राजकारण में लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो उसमें भी नहीं होगा, ये हम डेफिनेटली कह नहीं सकते। तो इसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं, तो उसको सिखाया जाए, उसको प्रशिक्षण अच्छी ढंग से दिया जाए। तो उसको ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए कि उसको जो मिला हुआ नॉलेज है, उससे वो काम कर सके। तो बहुत अच्छी तरह से स्थानिक स्वराज्य संस्था महिलाएं काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। अब ओवरऑल अभी जो आरक्षण बिल आया है, उसको लेकर एक ऑब्जेक्शन जो है, पहले से हमको पता है महिला आरक्षण बिल जब भी यानी लोकसभा के लिए या पार्लियामेंट के लिए आने वाला था, तो हर बार वो ऑब्जेक्शन रहा है। और वो ऑब्जेक्शन ये है कि जो ओबीसीज़ को लेकर, यानी वैसे जो आरक्षण, मेरी तो एक सोच ये भी थी कि अगर आरक्षण ओबीसी लोगों को है, अ, या महिला आरक्षण जब दिया जा रहा है, तो उसमें ओबीसी महिलाओं के अलग से आरक्षण होना चाहिए, जो नहीं है, जो पहले बातों में आया भी। मालती ताई ने जो भी शुरू का जो मुद्दा बोला उसमें वो आया। तो क्या ये मुद्दा सही है, ऐसा लगता है कि, या जो जैसे हम देखते हैं कि इस कारण बिल का विरोध करने में अ, जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समाजवादी लोग रहे हैं, यानी लालू प्रसाद जी रहे हों, शरद यादव जी रहे हों, इन्होंने बहुत, मुलायम सिंह जी, इन्होंने बहुत विरोध किया उसका। तो वो
क्या पुरुषी मानसिकता से विरोध कर रहे हैं या उनकी बात में कुछ सही बात है या सही है? अभी हम देखते हैं कि विपक्ष जो पूरा है, वो ये मुद्दा बोल रहा है कि महिला आरक्षण तो होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर उसमें जो ओबीसी आरक्षण नहीं रखा गया है, वो होना ही चाहिए। तो उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या ये महत्व की बात है? कविता जी आपकी तरफ में पहले। एक तो पहले से ओबीसी आरक्षण के बारे में हम जो बात कह रहे हैं, पूरे देश भर में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो ये महिला विधायक में जो पिछड़ा वर्ग है, एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के बारे में जब जो पक्ष-विपक्ष बात कर रहे हैं, तो ओबीसी आरक्षण के बारे में जो प्रतिनिधित्व उनको वहाँ पे मिलना चाहिए उन महिलाओं को, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जात न्याय जो लीडरशिप है या वहाँ पे आने का जो ज़रिया है कि पिछले वर्ग से आने वाली महिलाएँ किस तरीके से लीडरशिप में आगे जा सकती है, ये एक सवाल है। ओबीसी आरक्षण महिलाओं को वहाँ पे मिलना चाहिए। ये सभी पक्षों ने मतलब जो भी लेफ्ट आइडियोलॉजी हो सभी ने बात रखी है कि उनको ये लगता है कि उनका भी इस पूरे पॉलिटिक्स में या प्रतिनिधित्व में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ओबीसी महिलाओं से मिलना चाहिए। पहले तो हम जिस बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो कास्टिज़्म और इन सारी चीज़ों को पूरा वर्ल्ड जानता है कि आरएसएस के पैरों के ऊपर पैर रख के चलने वाली बीजेपी सरकार है। वो कहाँ पे एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में सोचेगी और उसके बाद भी महिलाओं के बारे में उस कास्ट के, तो उनको वो चीज़ करनी ही नहीं है। एक तो एक सोशल स्पेस में महिलाओं को लाने के लिए ये कुछ ना कुछ गलत चीज़ें उन्होंने वहाँ पे रखी है। एक तो आरएसएस ने कहीं पे भी महिलाओं को मतलब उनके जो संघ है, वहाँ पे उन्होंने एंट्री नहीं दी है, उसका एक ही मतलब है कि आप कितनी इक्वालिटी जानते हो, कितने समाज को, पिछले वर्ग से महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर ही महिलाएँ ओबीसी आरक्षण के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का जो पॉइंट है, उसके लिए तो मतलब जन आंदोलन खड़ा करना ही होगा। ये बिल कब पास होगा पता नहीं, बस वो सही तरीके से पास होने के लिए महिला लीडरशिप आने वाले समय में मुद्दे लड़ ही रही है, वो रास्ते की लड़ाई हो, वो उसको आगे लेके जाके ये उसमें समाविष्ट करने के लिए जो भी पक्ष है, वो एक साथ आके महिलाओं को आगे लाके उनका काम करेगी। हाँ, भीम रास्कर सर मैं आपके तरफ आना चाहूँगा। एक तो यही मुद्दा, इस पे आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? और दूसरा, या तो जो ऑब्जेक्शन है, यानी कांग्रेस का हो, अपोज़िशन का हो, कि अगर ऐसा नहीं किया गया, महिला आरक्षण में अगर ओबीसी आरक्षण अलग से नहीं रखा गया, तो ओबीसी महिलाएँ आ ही नहीं पाएँगी या उनमें उनकी भागीदारी उसमें बिल्कुल कम रहेगी। पर अगर हम ये देखें कि पॉपुलेशन में ओबीसी लोगों का अगर पॉपुलेशन आप देखें, तो अभी बिहार का अगर जो जनसंख्या का वहाँ का आया है सर्वे, उसमें तो 63% ओबीसी है, जबकि चुनाव जीतने के लिए 35-40% से ज़्यादा वोट नहीं लगते। तो ऐसा क्यों आपको यानी ये ऑब्जेक्शन कहाँ तक सही है कि ओबीसी को, क्योंकि ओबीसी यानी खुद मेजॉरिटी में है, तो महिलाओं को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया, तो फिर ओबीसी महिलाओं को नहीं खड़ा किया जाएगा, वो नहीं आएँगी। ज़्यादातर वो बाकी इसकी क्लासेस से ही महिलाएँ। मुझे क्या लगता है कि ये एक तो कांग्रेस ने ये ऑब्जेक्शन इसके पहले जब खुद बिल लाया था, तो तब आपको याद होगा कि सारा जो विरोध उस वक़्त हो रहा था, तब इस बारे में कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। या आज कांग्रेस की भूमिका क्यों है? एक सवाल है। दूसरी बात ये उस वक़्त 3 ग्रुप बने थे। एक ग्रुप था कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो बॉब कट वाली सारी महिलाएँ आएगी और जो ग्रासरूट की महिलाएँ, गाँव की महिलाएँ नहीं आएगी। ये एक ग्रुप काफ़ी बड़ा था। दूसरा ग्रुप ये था कि वो बता रहा था कि नहीं, अभी आरक्षण आने दीजिए, ओबीसी के बारे में फिर से बाद में लड़ लेंगे। और तीसरा ग्रुप ये बना था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो है उसी तरीके से आरक्षण आने दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, पूरा ये 22-23 साल का जो अनुभव है महिला राष्ट्र सत्ता आंदोलन का, मुझे लगता है कि इसके बारे में कविता जी जो कह रही है, उस तरीके से जन आंदोलन खड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएँ अंदर आती है, पुरुषों के बारे में भी यही हो रहा है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास मीडिया है, वो ही राजनीति में आ सकता है, महिलाओं के बारे में वही दिक्कत आने वाली है। इसलिए अभी इस तरीके से मांग करना ज़रूरी है
कांग्रेस की जो भी नीति हो, लेकिन हम लोगों को ये मांग करना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ खाली एक मुद्दा जोड़ना चाहता हूँ कविता जी के साथ। आपको मैं बताऊं कि जो भी महिलाएं राजनीति में आज आ रही है, उनके हर एक के सवाल अलग अलग है। अगर आदिवासी महिला है तो उसको मिलने वाली जानकारी, उसको मिलने वाला ट्रेनिंग, उसको मिलने वाला हैंड होल्डिंग सपोर्ट, उसको मिलने वाला संगठन का सपोर्ट, उसको मिलने वाला आर्थिक सपोर्ट, ये सारी चीजें अलग अलग है। इसलिए आज की स्थिति में ये सारे लोग एक जैसे हैं। इस तरीके से हमारी यशोदा हो या सारे लोग एक कॉमन ट्रेनिंग जैसा करते हैं और सबको एक जैसा दे रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि राज्य मान्यता मिलती है, लेकिन समाज मान्यता समाज जिस तरीके से है उस तरीके से मिलती है। इसलिए ये मांग करना भी जरूरी है कि ओबीसी आरक्षण चाहिए और उसके साथ साथ एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की पॉलिसी, एक सपोर्ट नीति ऐसी होनी चाहिए कि इनकी हर एक की जो जरूरत है उसके मुताबिक उनको जानकारी मिलना, उनका एजुकेशन होना, उनका ट्रेनिंग होना, उनको क्राइसिस सपोर्ट मिलना, इसकी भी एक पॉलिसी उसके साथ लाना जरूरी है। तो ये अनुभव ये कह रहा है, इसके आगे वाला जो आरक्षण है वो सही में अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसको जीवन में। ठीक है, भीमरास्कर सर, यही मुद्दे पे मैं यानी फिर से वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यानी आपके कहने का क्या ये मतलब है कि महिला आरक्षण में अलग से ओबीसी महिला आरक्षण अगर नहीं दिया गया, तो जो शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, यानी 33% में से उसमें से 17%, वो तो शेड्यूल ट्राइब महिला आ जाएंगी, पर बाकी जो 83% यानी 83% लगभग सीटें होंगी, उसमें ज्यादातर फिर सवर्ण महिलाएं ही रहेंगी। ऐसा आपको एक ऑब्जर्वेशन आपका है या ऐसा आपको नजर आता है? एक अभी की जो इलेक्शन की प्रोसेस है, इस इलेक्शन की प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है हम कितना भी कहें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हम लोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पर है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, ये सारी चीजों का हम देखेंगे कि काफी धज्जियां उड़ गई है। तो एक तो चीज ये है कि एक बाजू में हम लोग आरक्षण की बात करेंगे, आपको शायद पता होगा हम लोग एक भ्रमदान मुक्त मतदान करके प्रक्रिया चला रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं, मटन नहीं, दारू नहीं, नवस नहीं, और इसमें इतनी सारी बातें ऐड हो रही है आजकल। जैसे कि मुझे इस तरीके से गांव में आप जाएंगे ना, तो मुझे इसका पगार आता है, मुझे उसका पगार आता है। मुझे लगता है कि आज के स्थिति में हमारा ही पैसा हमें लौटाया जाता है। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये अगर सामने देखेंगे, हमें वास्तविक रूप से सोचना पड़ेगा। अगर ये वास्तविक रूप इस तरीके से है कि जो अपर कास्ट या अपर क्लास, ये दोनों जो गांव में है, इनका डोमिनेंस है पूरे सोसाइटी पर और यही तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीति में भी यही होने वाला है। तो जब तक ये इलेक्टोरल प्रोसेस पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं होती है, ईवीएम मशीन के बारे में अलग अलग सवाल सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि अपर क्लास और अपर कास्ट महिलाएं ज्यादा आने की इसमें गुंजाइश है। अगर ये ऐसा है तो नेचुरली आपको पता है, जिसको घरानेशाही कहते हैं या वो जो प्रोसेस आज भी शुरू है, तो उसको भी अगर काउंटर करना है तो हमें ओबीसी आरक्षण के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और इसीलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि आज भी अपने यहाँ पे क्लास बेस्ड, कास्ट बेस्ड जो इलेक्शन हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए ये काम जरूरी है। नहीं तो आज की स्थिति में मैं एक बात बोलना भूल गया कि ये बिल भी लंबा क्यों गया। इसका कारण ये है कि पंचायत में, जिला परिषद में और ग्राम पंचायत में महिलाएं जिस तरीके से सवाल उठा रही है, ये सारे मर्द, पुरुषी मर्द, मर्दानगी वाले मर्द देख रहे हैं। और यही एक डर है, मतलब महिलाओं ने इसके बारे में मांग करनी चाहिए, सही बात है, लेकिन जो महिलाएं दिखा रही है, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इससे इनको पता चल रहा है अगर अपर लेवल पर अगर रिजर्वेशन दिया जाए, यहाँ पर इतनी हालत हमारी खराब हो गई है, तो ऊपर कितनी होगी। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है और इसकी वजह से सबको अपना वहां का न्याय जो बांटा है, हिस्सा है, वहां पर मिलना चाहिए। और मिलना है तो मेरे ख्याल से आज के कॉन्टेक्स्ट में हमको सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा मौका राजनीति में महिलाओं को आने के लिए, सारे डिसीजन मेकिंग सेंटर्स में आने के लिए आज तो इसकी जरूरत लगती है। मालती ताई जी, ये जो ओबीसी आरक्षण वाला मुद्दा है उसको लेकर आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे तो? ओबीसी की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है,
और वो अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं इसमें डाला गया तो वो महिलाएं सत्ता से वंचित रहने वाली है। तो इसीलिए ओबीसी को भी आरक्षण होना ही चाहिए। हमारे इसमें हम हमारा क्या बोलते हैं उसको अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से अभी ये कर रहे सेलिब्रेट कर रहे। तो लेकिन कितने दिन मैं भीम भाई ने जो मुद्दा बताया था घरानेशाही का, तो वो ये कोई पॉलिसी हमारे देश में नहीं है का हम कितने चुनाव लड़ सकते हैं। एक बार अगर हम आमदार हो गए, खासदार हो गए या आ गए पॉलिटिक्स में तो हम हमारा पूरा हम मरते दम तक वो पॉलिटिक्स में रहेंगे, ऐसी मनीषा भी है। तो इसमें बदलाव आना चाहिए क्योंकि सभी को अगर न्याय मिलना मिलना है तो सभी को अगर प्रतिनिधित्व मिलना है तो किसी को तो भी छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि एक पढ़ने में आया था कि अमेरिका में 2 टर्म सिर्फ आप राजनीति में रह सकते हैं, उसके बाद नहीं शायद। तो वैसी पॉलिसी हमारे देश की क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो यही एक सोचने वाली बात है जिससे सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सभी को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, एससी एसटी का आरक्षण है उसमें, ओबीसी का नहीं है, तो हमारे बीच में झगड़ा लगा दिया ओबीसी को। जैसे कि ये क्या बोलते हैं सर्विस में भी ऐसा ही होता है कि एससी को सर्विस मिलती है, ओबीसी ऐसे रहते हैं। अभी जो मराठा आरक्षण चल रहा है ओबीसी का भी आंदोलन चल रहा है, तो ओबीसी बोलता है कि हमारे आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए, मराठा का आरक्षण अगर आता है तो ये भी बात हमारे बीच में झगड़ा लगाने वाली है। ओबीसी को अगर वंचित जाए तो ओबीसी की महिलाएं एससी महिला से उसके मन में तो विरोध पैदा हो ही जाएगा ना, तो उनको आरक्षण है हमें नहीं है करके। तो ये भी एक बात है, मुझे ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे देश में सही में लोकशाही है या हुकुमशाही है, ऐसा ही लगता है। ये जो पूरा विषय अभी महिला आरक्षण और उसके बाकी आरक्षणों का भी चल रहा है, तो एक तो आरक्षण को लेकर भी जो लोगों के अभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उसमें से कई दर्शक ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पूरे आरक्षण के ही विरोधी। उनको लगता है कि आरक्षण अगर रखा गया, तो आरक्षण के कारण हमको तो पता है जैसे शिक्षा में आरक्षण हो तो हमेशा ऑब्जेक्शन ये होता है कि कम मार्क वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मार्क वाले पीछे रहते हैं। या नौकरियों में आरक्षण हो तो हमेशा ये बोला जाता है कि जो इतना अच्छा वो काम नहीं कर पाते, वो भी उनको नौकरी मिल जाती है वगैरह-वगैरह। तो ऐसा ही अ, हो सकता है कि आरक्षण के कारण राजनीति में हो, ऐसा उनका ऑब्जेक्शन हो। तो इस पे आपका क्या कहना है? भीमराज सर? बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आरक्षण के लेके जो ऑब्जेक्शन अब आ रहे हैं, ये नए सरकार की देन है और ये देन इस तरीके से है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बात कही जा रही है, बोली जा रही है और मैं कहूँगा बहुत सारे जो भक्त हैं, उनकी तरफ से ये बार-बार आ रही है। बम्बई में या अलग-अलग जगह पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनको जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पर ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये जो हेटरेट है, ये हेटरेट इसका कारण है। दूसरी बात ये भी है, जो शाहू महाराज ने उस वक़्त कहा था कि जिसकी ताकत बढ़ेगी, उसको ये कॉम्पिटिशन में आने की ज़रूरत है, वो हो सकता है। लेकिन वो ताकत कब बढ़ेगी? एक बहुत बड़ा आज तबका है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, रोज़गार नहीं है, जीने के कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है और वो सालों-साल से नहीं है। तो मुझे लगता है, ये आंबेडकर जी ने कहा था कि आप रिव्यू करो, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद उसका एक अ, अध्ययन करो और उसके बाद तय करो आगे क्या करना है। मुझे लगता है ये ज़रूरी है। उसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि जिनको आरक्षण से फ़ायदा हुआ है, आज ज़रूरत नहीं है कि भई मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये भी कैंपेन की ज़रूरत है। हमारे कई सारे दोस्त हैं कि जो बिल्कुल आरक्षण लेते नहीं है, उनको मौका मिलने के बाद भी उनको उस तरीके से सारी सुविधा होने के बावजूद ये नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है बेसिकली ये आरक्षण का मुद्दा जब तक ये समाज हमारे साथ नहीं आता है, उस तरीके से आर्थिक समानता, सामाजिक समानता नहीं आती है, तब तक ये आरक्षण ज़रूरी है। ये जो प्रचार चल रहा है, इस प्रचार को हमको टक्कर देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा
और एक बात तो उसके बीच में आ जाती है कि इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, वो जिनको मिली है, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी एक बात है, लेकिन उसके साथ-साथ सामाजिक दंड-मापक जो आते हैं, राजकीय जो चीज़ें आती है, उसके बारे में लोग नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आरक्षण तब तक ज़रूरी है, जब तक ये समानता समानता सामने दिखाई नहीं देती है। तो मुझे लगता है इस प्रचार को बढ़ावा देने वाली सरकार आज है, लेकिन इसको विरोध करना हमारा काम है। अभी जहाँ चीज़ें आकर रुकी है, कि सरकार ने बोल दिया है महिला आरक्षण बिल आएगा, उसको नाम अलग दिया है जैसा आपने कहा, फिर उसको लेकर कुछ कंडीशंस हैं। तो ऐसे में जो यानी आप जैसे लोग हैं, जो इस विषय पे काम कर रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं का सहभाग कैसे बढ़े, भागीदारी कैसे बढ़े, तो वो आपके जैसी संस्थाएँ और जो महिलाएँ इस विषय पे काम करना चाहती हैं, जो सारे एक्टिविस्ट हैं, उनका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए अब आगे के लिए? एक तो मुझे लगता है एक बात माननी पड़ेगी और बहुत गहराई से माननी पड़ेगी कि पहले जैसे जो घर में बताया जाता था कि चलिए आज इस पर वोट करिए, उस पर निशाना लगाइए। ये तो ध्यान में आ रहा है सारे पार्टीज़ को, सरकार को कि उस तरीके से महिला वोटर आदेश के तौर पर अभी वोटिंग नहीं कर रही है, जिस पैमाने पे पहले कर रही थी। तो पहला काम ये है कि जिस मकसद से ये बिल पास किया गया है, वो मकसद हमारे सामने है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वुमेन वोटर जो है, महिलाएँ जो वोटर है, मतदाता है, इनके पास जाकर इसके बारे में क्लियर कट ये कॉन्सेप्ट बताए, ये सारी चीज़ें बताएँ कि इसका मकसद क्या है और फिर आपकी राय से आप आगे क्या करना है, आप चुनिए किसको चुनना है। तो मेरे ख्याल से महिला मतदाता के पास जाकर इसकी जागरूकता करना, ये हमारा पहला काम है कि इसका मकसद क्या है। बिल आया वो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग आगे क्या करना चाहिए। तो महिला मतदार जागृति अभियान ये पहली बात है। दूसरी बात मेरे ख्याल से ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि जो अलग-अलग पार्टी, राजकीय पक्ष है हमारे पास, इनके इनके ऊपर दबाव लाना ज़रूरी है आज। एक पहला दबाव इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं का पार्टी में भी जो सहयोग होना चाहिए, उस तरीके से नहीं है। जैसे घर में वो दुय्यम है, सेकेंडरी है, वही पार्टी में है। तो मेरे ख्याल से ये बिल की वजह से ये दबाव लाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हर एक पार्टी में क्यों नहीं है? हर जगह पर, हर संस्था को, हर कंपनी में पूछा जाता है, आपको 50,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? वहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन एक बहुत टूल करके इस्तेमाल किया जाता है, वो क्यों नहीं है? तीसरी बात वहाँ पे टिकट कमिटी है, उसमें महिलाएँ क्यों नहीं होती हैं? जो प्रवक्ता है, उसमें महिलाएँ क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है इस मौके का फ़ायदा लेकर ये करना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर दबाव लाना चाहिए। आपके पार्टी की महिला नीति क्या है? ये हमें बताओ, ये माँग करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है पहली बात वोटर करके, दूसरी बात पार्टी करके और तीसरी बात हमें हमारे जैसे लोगों को काम करने करने के लिए बहुत उत्साह बढ़ेगा अभी क्योंकि हम लोग जो महिलाएँ चुनकर आई है, उनकी एसोसिएशन जो बना रहे हैं, उसको ये ताकत देने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि सारे राज्यों में, सारे जिलों में जो महिलाएँ चुनकर आई है, सत्ता केंद्र में है, उनका एसोसिएशन बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाना, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए, ठीक करने के लिए, ठीक-ठाक करने के लिए ये तीनों काम बेहद ज़रूरी है। वोटर करके महिलाओं को सामने लाना, पार्टी के ऊपर दबाव लाना और अपनी एसोसिएशन और मजबूत करना, ये एक्शन प्लान हमारे सामने अब है। डॉक्टर कविता आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे एक्शन प्लान में कि अभी आगे और क्या करना चाहिए? तो मैं 2 चीज़ें मतलब पहले का जो मुद्दा जी, था कि बिल्कुल, आज बिल्कुल। हमारे इसमें जो इलेक्ट होके आने वाली लोकसभा में जो महिला है, 78 महिलाएँ लोकसभा में इलेक्ट होके जाती हैं। वो महिलाओं का आप जब सर्वे करना चाहोगे कि ओबीसी आरक्षण महिलाओं के लिए हम क्यों माँग रहे हैं, तो वो महिला कौन से बैकग्राउंड से आती है उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो आरक्षण की जो नीति है, ये पिछले वर्ग से आने वाली महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महाराष्ट्र से 8 महिलाएँ इलेक्ट खासदार होके मतलब जाती है, तो उसमें कौन-सी महिला है जिनको पॉलिटिकली कुछ तो
प्रॉपर उनको वो घरानेशाही से आने वाली महिलाओं के बारे में बात करेंगे, बट जब आरक्षण होगा तब उस टाइम पे उसी पिछले वर्ग की महिलाएं उस जगह से, उस एरिया से आगे जाएगी, तो वो सीखेगी। ये एक सवाल है। और आरक्षण कंटिन्यू यहाँ तक रहना चाहिए कि आरक्षण नहीं होता तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती, एजुकेशनल आरक्षण, तो पॉलिटिकल भी वही चीज है को उसको मापने की जरूरत है। कौन सी पीढ़ी, हमारी पहली पीढ़ी एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में महिलाओं की आ रही है, तो पहली पीढ़ी को हम किस तरीके से आगे लेके जाते हैं, ये पहला मुद्दा है आरक्षण का। और दूसरी बात जो अभी कही भीम रास्कर सर ने, पॉलिटिकली पार्टी किस तरीके से एजेंडा चलाती है, विचारधारा, वहां पे भी पुरुषी मानसिकता है कि जिस जन संगठन में, जहां पे जिस पॉलिटिक्स में हम काम करते हैं, वहां पे महिलाओं की अलग समितियां बनाई जाती है कि आप महिलाओं को मुद्दे लेके लड़ो, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करो। और जब पॉलिटिकली आंदोलन रहते हैं, मोर्चे रहते हैं, तो उस टाइम सिर्फ ये जो संगठन बनाए गए हैं महिला के, वहां की पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सिर्फ मोर्चा में लाने की, उनका पॉलिटिकल एजुकेशन करने की जरूरत इन पॉलिटिकल पार्टियों की लगती नहीं है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वही है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस विचारधारा के साथ महिलाओं को समानता में और पॉलिटिक्स में एक साथ आगे लेके जाने की कोशिश करती है, ये सवाल है। ये आंदोलन सिर्फ महिलाओं का नहीं है, इसमें पुरुष भी जुड़े हैं जो महिला इक्वालिटी मानते हैं, महिला समानता मानते हैं, जो संविधान मानते हैं। तो ये सारा जन आंदोलन तभी खड़ा होगा कि सिर्फ बिल के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो लीडरशिप के लिए, जो लीडरशिप पॉलिटिकल में सही तरीके से काम करेगी, महिलाओं को विषय को लेके, महिलाओं के सवालों के लेके सही तरीके से बात करेगी, ना कि महिलाओं को चूल्हा संभालना चाहिए इस चीज के ऊपर संसद में बात करने वाली महिला हो, आप यहाँ पे बात मत करो, घर में जाके रोटी सेको, ऐसी विचारधारा की महिलाएं हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। हमारा प्रतिनिधित्व वही करेगी जो जन आंदोलन से आई है, जो सही पैमाने पे महिलाओं के जो हेल्थ इशू है वो जानती है, महिलाओं के इकोनॉमिकल इशू जानती है, महिलाओं के सोशल इशू जानती है। वही महिला हमारे आने वाले समय में जब ये बिल पास होगा तभी वो महिलाएं हमारा प्रतिनिधित्व करेगी, ना प्रतिगामी शक्ति या प्रतिगामी महिलाएं हमारा प्रतिनिधित्व करेगी। जो महिलाएं ये सारी चीजें कर सकती है, उसको उसके ऊपर कोई पॉलिटिकली हाथ होना जरूरी नहीं है। जो महिला एक कहीं जो ट्राइबल महिला है, जो एससी समाज से आती है, जो ओबीसी समाज से आती है, उसको सिखाना पड़ेगा कि आंदोलन से जुड़ने वाला राजकारण जो हमारे चूल्हे से जुड़ा है, उसको बदलने के लिए आपको लीडरशिप में आना जरूरी है। तभी ये बिल सही पैमाने पे जन आंदोलन करके खड़ा होगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में भीम रास्कल सर है और जन संगठना है, महिला संगठना है, ये सभी एक साथ ये सभी मुद्दे के ऊपर महिलाओं में जागृति करने के लिए काम करेगी। और ये सही पैमाना रहेगा कि महिला बिल हम क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं और किस तरीके से चाहिए, इसके ऊपर बात होगी। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। भीम रास्कर सर, आखिर में एक ही आपसे रिक्वेस्ट की, जो पुरुष और महिला ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, तो पुरुष क्यों इस बिल का समर्थन करें, उसके लिए संघर्ष करें, और महिलाएं क्यों इस बिल को लेकर संघर्ष करें? एक तो मुझे लगता है कि बदलाव की बात जब हम करते हैं, हमारा एक स्लोगन है, ज्वाइन पॉलिटिक्स टू चेंज पॉलिटिक्स। अगर राजनीति के बारे में हम लोग बहुत गपशप करते हैं, बोलते हैं, चाय पीते वक्त चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे सर पर हमारा पूरा नियंत्रण जो है ये राजनीति करती है। तो राजनीति में अगर बदलाव लाना है तो उसमें जाना बहुत जरूरी है। तो ज्वाइन पॉलिटिक्स टू चेंज पॉलिटिक्स ये मुद्दा जो है, इसको आगे ले जाने के लिए, समाज में सही बदलाव लाने के लिए, इवन मैं तो यही कहूंगा कि पुरुषों का जीवन भी और अच्छा बनाने के लिए एक ईमानदार बदलाव की प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। और ये जो बदलाव या परिवर्तन लाना है, ये बदलाव की सिंपल चीजें हैं कि जो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि बदलाव किस तरीके से आएगा। तो जो बात गांधी जी कह रहे थे कि यहाँ पर ग्रीड, लोभ के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत के लिए सारी चीजें हैं। आज आप देखेंगे ना, पूरा समाज, जहां जहां हम लोग गांव में घूमते हैं, वहां पर ये कहा जाता है कि मुझे समाज में क्या क्या भूख है,
मुझे और चाहिए, मुझे बहुत जल्दी चाहिए, मुझे बहुत बड़ा चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छा चाहिए, मुझे बहुत ईज़िली सब मिलना चाहिए और मुझे सबसे क्विक जल्दी मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये पूरा ग्रीड है। तो आज के समाज में अगर हमको एक समानता वाला समाज बनाना है, एक शांति वाला समाज बनाना है, अहिंसात्मक समाज बनाना है, सत्यमेव जयते वाला समाज बनाना है, तो मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए, पूरे समाज के लिए और महिलाओं के लिए भी ये सानी गुरुजी जो कहते हैं ना कि जगाला प्रेम अर्पावे, मुझे लगता है ये जगाला प्रेम अर्पावे ये बहुत ज़रूरी है और आज की स्थिति में इसकी ज़रूरत ज़्यादा लगती है क्योंकि इस पूरे समाज में एक हेट्रेड फैल चुकी है। एक जिस तरीके से वातावरण बदल चुका है अ, अभी देख रहे हैं आप शिक्षा जो है उसका भी खाजगीकरण हो रहा है, जो आरोग्य व्यवस्था है उसका भी खाजगीकरण हो रहा है। जो आप देखेंगे सारे कंपनियां जो है वो धीरे-धीरे जिस तरीके से काम कर रही है, सारे जो हमारे ईडी है, सीबीआई है उसको पूरा कंप्लीटली लोग सरकार अपने कंट्रोल में कर रही है। मुझे लगता है कि ये समाज हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर समाज व्यवस्था हमको बेसिकली बेसिकली जिसको हम कहते हैं कि मानवीय हक सबको मिले इस तरीके से चाहिए, तो उसमें महिला भी एक मानव है, उसको भी अपना हक है और वो अपने परे जाकर पूरे मानव का विचार करती है, विकास करती है, उसके हक के बारे में सोचती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजिंग में कहा गया था ना कि महिलाओं की नज़र से दुनिया देखो, मुझे लगता है कि महिलाओं की नज़र से राजनीति देखो, महिलाओं की नज़र से बदलाव देखो, ये अगर होता है तो अनुभव ये है कि जो हम समाज व्यवस्था चाहते हैं, उसकी तरफ हम लोग जल्दी जाएँगे और इसीलिए इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, भारतीयत्व चैनल की तरफ से एक संदेश आप सबके लिए भी कि लोकशाही का एक मूल्य है समानता, समता। 4 मूल्यों में से एक स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व। अब समता केवल लोकशाही का मूल्य नहीं है, मानवता का भी मूल्य है। आप जन्मतः आप ऐसा तो नहीं समझ सकते ना कि आप बहुत कुछ तो भी अलग हो, ग्रेट हो और दूसरे आपसे कम हैं कहीं, तो ये भी सही नहीं होगा। इसमें आप देखिए कि एक जो आरक्षण के बारे में बोलते हुए बोलते हैं कि जिसकी कहीं क्वालिटी कम है, मार्क्स कम है, उसे क्यों भागीदारी मिले? इसलिए क्योंकि जन्म से वो वैसा नहीं बना है। समाज में जो भी होता है, समाज में जिस तरह का वातावरण लोगों को मिलता है, उससे कुछ लोग उतना आगे हम जिसे कहेंगे कि सारे स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते और उसके कारण लोगों में समानता नहीं आती, बराबरी नहीं होती। और फिर वो जो समाज के कारण यानी समाज में बचपन से जो हुआ उसके कारण कहीं कोई पीछे वीक रह गया है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, उन्हें ठीक करने के लिए आगे आरक्षण जैसे उपाय होते हैं, जिनके कारण सामाजिक न्याय मिल सकता है। तो ये हमने सोचना चाहिए जो आज सवर्ण तबके से आता है या जो आज पुरुष है, जो महिला आरक्षण का इसलिए अगर विरोध कर रहा है या सवर्ण तबके से आता है बाकी आरक्षण का विरोध कर रहा है, उसने समझना चाहिए उसकी जो खुद उसको जो लगता है कि उसकी क्वालिटी कहीं ज़्यादा आगे है या उसके स्किल ज़्यादा आगे हैं, वो आपके खुद के कारण नहीं है। समाज से जो आपको प्रिविलेज मिलता है, समाज से जो आपको एक सपोर्ट मिलता है, उसके कारण आप कहीं स्ट्रॉन्ग बने। पर इसको आगे जाकर अगर सबने स्ट्रॉन्ग बनना है और पूरे समाज को अगर आगे लेके जाना है, जैसे हम यहाँ भारतीयत्व की बात करते हैं, तो आधा भारत तो महिलाएँ हैं। वो अगर पीछे रहेंगी, तो पूरा भारत कैसे आगे जा पाएगा? आधे से ज़्यादा 80% भारत तो बैकवर्ड है, बैकवर्ड कास्ट से आता है, समाज के बैकवर्ड तबके से आता है। वो अगर पीछे रहेगा तो भारत कैसे आगे जाएगा? ये हमने सोचना चाहिए। जो इंसान आज प्रिविलेज कास्ट से आता है, उससे ये अपील है कि आपने अपने विचारों के बारे में सोचिए और आरक्षण जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दों को सपोर्ट करना सीखिए। इन बातों पे खुद सोच विचार कीजिए। तो दोस्तों मेरे सारे मेहमानों का मैं बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस अ, चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे ही चर्चा में आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद भीमराजकर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता मैम। मालती ताई जी का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है पर उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।